Hello everyone, how are you all doing? I'm very sorry that I am taking BCK lecture after a long time. तो हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट. मैंने लास्ट क्लास आपको बहुत सारे टर्म समझाए थे. तो आई टोल्ड यू कि चैप्टर नंबर 6 रिटेन करने का एक ही तरीका है कि आप समझो कि हर एक एक टर्म्स का मीनिंग क्या होता है. once you understand that you will be it will be much more easier for you to attempt those questions in the exam. तो अगर आप समझ जाते हो कि हर एक एक टर्म्स का क्या मीनिंग है जो मैं समझा रही हूँ, अगर आप वो अच्छे से समझ जाते हो तो आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्यों ना आए, आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो. ओके, तो वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर 6 लेक्चर 2. लेक्चर नंबर 1 में मैंने काफी सारे आपको ऑलरेडी करवा दिए थे टर्म्स. मैंने आपको ये सारे करवा दिए थे, राइट. मैंने स्टॉक मार्केट भी करवा दिया था, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स भी हमने किया था. तो बेसिकली हमने ये वाले पोर्शन तक हमने सारी चीजें कर ली थी. सेकेंड, तो बेसिकली हमने ये सारे पोर्शन तक कर लिया था. इज इट? यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था. वी विल बी मूविंग अहेड फ्रॉम दीज टर्म्स. अदर टर्म्स में जो है आपका कंसोलिडेशन, मर्जर. तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं जहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन, मर्जर, जॉइंट वेंचर. इन तीनों में बेसिकली आपका मर्जर एंड जॉइंट वेंचर में देयर इज ऑलवेज वन और टू स्टूडेंट्स जिनको डाउट्स हमेशा रहते हैं. most of the doubts arise from these three. okay, तो प्लीज अच्छे से समझते हैं कि क्या चीज है, वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्लास हमने किया था. क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड और एग्जांपल से समझाऊंगी आपको ताकि आपको इजी रहे. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कंसोलिडेशन? बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एंटिटीज दैट कम टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू एंटिटी. मतलब एक बिजनेस एंटिटी है ए, एक कंपनी है ए, एक और कंपनी है बी. दोनों ज्वाइन होते हैं, दोनों मिलके एक न्यू कंपनी फॉर्म करते हैं, न्यू एंटिटी फॉर्म करते हैं और जिसका नाम होता है सी. मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसे टर्म्स को हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन कहते हैं. क्लियर? जहां पे दो या दो से ज्यादा एंटिटीज जब साथ आते हैं और एक न्यू एंटिटी फॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन. याद रहेगा? नाउ लेट्स मूव फर्दर विथ मर्जर. अब मर्जर क्या होता है प्लीज देखो. मर्जर का मतलब क्या होता है प्लीज. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. कंसोलिडेशन और मर्जर में डिफरेंस है. कैसे डिफरेंस है यहां देखो. अब आपका एक एंटिटी है ए, एक एंटिटी है बी. दोनों साथ में मिलके आके सी नहीं बनाते. दे डू नॉट फॉर्म सी, दे फॉर्म ए बी. क्या मेरी बात समझ में आ गई? मतलब दोनों जने मिलके क्या फॉर्म करते हैं? एक नई कंपनी तो नहीं, बस साथ में उसको मर्ज करते हैं ताकि वो अपना बिजनेस को आगे एक्सपैंड कर सके. क्लियर है? ताकि वो अपना बिजनेस को आगे एक्सपैंड कर सके. ओके, सो टू और मोर कंपनीज कम टुगेदर टू एक्सपैंड देयर बिजनेस. अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सिर्फ, तो हम उसको क्या कहते हैं? मर्जर. ए और बी साथ में आके क्या बनाते हैं? ए बी. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आइडिया का ले लेते हैं और वोडाफोन का ले लेते हैं. वो साथ में आके क्या बनाते हैं? वीआई. आपने सुना होगा, नया नेटवर्क है वीआई, राइट. लेट्स मूव फर्दर नाउ. व्हाट इज जॉइंट वेंचर? अब ये जॉइंट वेंचर क्या होता है? व्हाट इज जॉइंट वेंचर? देखो, जॉइंट वेंचर का मतलब टू और मोर कंपनीज comes together for an undertaking a new business operation, a third party business commercial formed for a particular opportunity. मतलब क्या हुआ सुनना. अब पहले ना ऑब्जेक्ट डिसाइड होता है. जॉइंट वेंचर का मतलब पहले यू डिसाइड द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा कि कंपनी का फॉर्मेशन क्यों होगा, व्हाई. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके मन में आया कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है जहां पे हम क्या करेंगे, हम फॉर अराउंड हम एक तरीके से बिजनेस करेंगे और एंड हेल्प द ओल्ड पीपल.
मतलब बेसिकली आपका ये एक मोटिव है बिजनेस करने का, ठीक है। वो बिजनेस कौन सा होगा? फॉर एग्जाम्पल आप क्या करना चाहते हो? आप क्लोथ सेल करना चाहते हो, क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हो, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इससे जो रिलेट कर सकता है, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट को आपके साथ पूरा करना चाहता है, एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग है ना, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना, एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी है ना, जो आपको किसी के साथ मिलके करना है, तो आप दोनों मिलके स्टार्टिंग से ही, नॉट मर्जर, जैसे एक देखो मर्जर और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि मर्जर में क्या होता है। इसने जब बिजनेस स्टार्ट की थी, इसका एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट वन था। इसने जब बिजनेस स्टार्ट की थी, इसका एक मोटिव था, एक एम था, एक गोल था। इन दोनों ने क्या किया, लेटर ऑन आफ्टर फ्यू इयर्स साथ में मिलके, और वो लोग ने क्या किया, सेम ऑब्जेक्ट कर लिया। समझ में आ गया? सेम ऑब्जेक्ट बना लिया, सेम एम बना लिया, सेम गोल बना लिया। समझ में आया? लेकिन जॉइंट वेंचर में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। जॉइंट वेंचर में आप साथ में आते हो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एक सेम ऑब्जेक्ट के साथ, सेम ऑब्जेक्ट के साथ आप स्टार्ट करते हो अपना बिजनेस को, एंड फिर उसको क्या बोलते हो, जॉइंट वेंचर। ए एंड बी टुगेदर टुगेदर फॉर्म्स अ कंपनी, दैट इज, जो भी आप नाम ले लो, ए भी हो सकता है या फिर आपका सी हो सकता है, जो भी। तो ये वाला जॉइंट वेंचर कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम योर कंसोलिडेशन एंड फ्रॉम योर मर्जर। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मेन चीज क्या दिखना है, दे कम टुगेदर टू अंडरटेक अ न्यू बिजनेस ऑपरेशन। किस लिए कम टुगेदर आते हैं? टू अंडरटेक अ न्यू बिजनेस ऑपरेशन। क्लियर हुआ? टू अंडरटेक अ न्यू बिजनेस ऑपरेशन। A third party business commercial is formed for a particular opportunity. एक सिंगल रिलेटिंग ऑब्जेक्ट के साथ आप एक कंपनी स्टार्ट करते हो सेम मोटिव के साथ, ठीक है ना। एक्विजिशन, एक्विजिशन इज वेरी इजी। एक्विजिशन में देखो क्या होता है, एक्विजिशन आपका, नाउ प्लीज सी, एक्विजिशन में क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ए एक ह्यूज कंपनी है, एक ह्यूज कंपनी है, और ए क्या करता है, बी को टेक ओवर कर लेता है। बी एक स्मॉल कंपनी है, ठीक है, कंपेयर टू ए, तो ये क्या करेगा, इसको टेक ओवर कर लेगा। क्या कर लेगा, खरीद लेगा, अक्वायर कर लेगा। समझ में आया ना। तो अब बी किसका हिस्सा हो जाएगा, बी एक विल बी अ पार्ट ऑफ, बी क्या हो जाएगा, विल बी अ पार्ट ऑफ ए। नाउ ये क्या हो जाएगा, ए का पार्ट बन जाएगा। समझ में आया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फेसबुक ने क्या किया, अक्वायर किया व्हाट्सएप को। तो जब वन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर द अदर, अदर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे को टेक ओवर किया, उसका कंट्रोल को टेक ओवर किया, उसके मैनेजमेंट को टेक ओवर किया, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्विजिशन कहते हैं। क्लियर? नाम किसका रहेगा, नाम वही फेसबुक और व्हाट्सएप रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि ए एक्वायर करके उसको ए बी बना लेता है या सी बना लेता है, बस एक्वायर कर लेता है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट ले लेता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है, एनी सिक्योरिटी दैट इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, that is held by government and has highest rate of interest. गवर्नमेंट बॉन्ड्स ना बहुत ही ज्यादा कम रिस्की होता है, वेरी लेस रिस्की, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसा पे करेगी ही, चाहे आपका इकोनॉमी कितना भी डिप्रेशन में क्यों नहीं जाए, आपको अच्छा रेट्स मिलता है, ठीक है ना। एनी सिक्योरिटी दैट इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड हैज हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बॉन्ड्स इश्यूड बाय कंपनी और गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपका शेयर होता है, शेयर आप कितने दिन भी रख सकते हो, राइट, जब तक कंपनी है जब तक भी आप रख सकते हो। बॉन्ड्स क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंपनी हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं आपके पास आऊंगी, मैंने कहा कि मुझे थोड़े पैसे दे दो, आपने कहा ठीक है दे दूंगा, लेकिन आप एक बॉन्ड दीजिए। तो मैंने क्या किया, एक बॉन्ड आपको दिया कि ये बॉन्ड 5 साल का है, 5 साल के बाद मैं 5 साल में हर महीने में आपको इंटरेस्ट दूंगा ही, और 5 साल के बाद पूरा का पूरा पैसा वापस रिटर्न कर दूंगा। एक तरीके से बॉन्ड्स इसलिए भी यूज किए जाते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है ना। तो बॉन्ड्स क्या होता है, इश्यूड बाय द कंपनी और गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम देखना है आपको। क्लियर? नाउ जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब नाउ व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड्स, प्लीज देखो जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होता है। अब अगर हमें एक नॉर्मल बॉन्ड, सपोज मैंने एक बॉन्ड लिया,
ठीक है, आज की तारीख में मैंने एक बॉन्ड लिया, ठीक है ना, और ये बॉन्ड का क्या है, ये बॉन्ड का ईयर है आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल तक का ये बॉन्ड है, 5 इयर्स, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जनरली आपको क्या होता है, फिफ्थ ईयर के एंड में आपको पैसा मिलता है, फिफ्थ ईयर के एंड में आपको कुछ पैसे मिलेंगे, बॉन्ड का मेच्योरिटी मिलेगा, बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा, लेकिन आपको हर साल एवरी ईयर यू गेट योर इंटरेस्ट, राइट, एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट, यही तो बॉन्ड होता है। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड आपको इंटरेस्ट नहीं देता, इट डजंट प्रोवाइड इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं देता, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे मैम फायदा क्या हुआ, मैं पैसे 100 रुपए लगाऊंगा, 5 साल बाद भी मुझे 100 रुपए मिलेंगे, तो व्हाट इज द डिफरेंस नाउ, क्या मतलब बनता है इसका। इसमें क्या करते हैं, आपको ये अमाउंट 100 रुपए में नहीं देंगे, आपको कम रुपए में देंगे, फॉर एग्जाम्पल 90 रुपीज में देंगे, तो 90 रुपीज में आपको जो दिया, तो आपको मेच्योरिटी के टाइम पे पूरे 100 मिलेंगे, तो आपकी गेन कितनी हो गई, आपकी गेन हो गई 10 रुपीज। क्या मेरी बात समझ में आ गई, आपकी गेन बन जाती है पूरे पूरे 10 रुपीज, क्लियर। तो यहाँ पे आपका जीरो कूपन बॉन्ड में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं होता, नो इंटरेस्ट, ठीक है ना, नो इंटरेस्ट, लेकिन आपको लोएस्ट वैल्यू पे मिलता है, लोअर वैल्यू पे मिलता है, लोअर वैल्यू, नॉट एट पार, नॉट एट पार, मतलब अगर सपोज बॉन्ड का प्राइस है आपका 100 रुपए, तो 100 रुपए में नहीं मिलेंगे, आपको 90 रुपए में मिलेंगे, जीरो कम लोअर रेट्स में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। लेट्स रीड, नो एनुअल इंटरेस्ट बट सोल्ड एट डिस्काउंट बिलो पार वैल्यू, एनुअल इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन डिस्काउंट में मिलता है, एक आपको पार वैल्यू से कम में मिलता है, प्रोवाइड्स कंपेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। अब मैम इसका मतलब क्या हो गया, ये लाइन इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है बिकॉज ये लाइन पे आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो यहाँ पे देखो, प्रोवाइड्स कंपेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन, कैसे कैपिटल अप्रिशिएट हुआ, आपने खरीदा कितने में था, आपने 90 में खरीदा था, राइट, आपने परचेज किया था 90 में, लेकिन आपको मेच्योरिटी के वक्त कितने में मिला, 100 पे, तो हुआ ना कैपिटल अप्रिसिएशन। इसी को कहते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन, कि आपने खरीदा कितने में था और आपके टाइम पे मेच्योरिटी टाइम तक आपको कितना रुपए का मुनाफा हो गया, क्लियर, आपका कैपिटल कितना बढ़ गया, क्लियर। तो इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। नाउ लेट्स मूव अहेड, यील्ड टू कॉल। ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, ताकि आपको ये सारे नोट्स मिल जाए, जहां पे एनोटेशंस के साथ भी नोट्स है, और अगर आपको सिंपली विदाउट एनी एनोटेशंस नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, क्लियर। नाउ यील्ड टू कॉल क्या होता है, नाउ आई टोल्ड यू ऑल कि आपका एक बॉन्ड होता है, बॉन्ड का ईयर होता है सपोज 5 इयर्स, राइट, बॉन्ड का एक ईयर होता है सपोज 5 इयर्स। तो इस 5 इयर्स के पहले अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 इयर्स है, सपोज आपको फोर्थ ईयर में यू नीड मनी, आपको मनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप पैसा निकलवाओगे, बॉन्ड को तोड़ोगे, राइट, बॉन्ड को खत्म करने की कोशिश करोगे। तो अगर आपने ऐसा किया, मतलब बिफोर मेच्योरिटी अगर आपने वो बॉन्ड को वापस ले लिया, तो 4 ईयर तक आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, व्हाट इज द इंटरेस्ट और व्हाट इज द रिटर्न जो आपको बिफोर मेच्योरिटी मिलता है। जैसे कि आपका मेच्योरिटी अगर आप पूरे 5 इयर्स रखते तो आपको कितना मिलता रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज फॉर एग्जांपल 12% मिलता, लेकिन सिंस आपने 4th ईयर पे निकाल लिया तो आपको हो सकता है 9% दे, हो सकता है 9% दे, क्योंकि आपने पैसे पूरे साल नहीं रखे, 5 साल तक नहीं रखे, तो क्या होगा, आपको थोड़े कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाएंगे, कम रिटर्न मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं यील्ड टू कॉल। मतलब अगर आपने कॉल करके बॉन्ड को तुड़वा लिया बिफोर मेच्योरिटी, तो उस समय आपका कितना यील्ड होता है, यील्ड का मतलब अर्निंग होता है, उसको हम कहते हैं यील्ड टू कॉल, रेट ऑफ रिटर्न अर्न्ड ऑन द बॉन्ड इफ इट इज कॉल्ड बिफोर द मेच्योरिटी डेट। समझ में आया, बिफोर द मेच्योरिटी डेट अगर आप निकाल लेते हो तो आपको कितना मिलेगा, क्लियर। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ वेरी इजी दीज टॉपिक्स आर, आई होप आपको समझ में आ रहा है, आपको लिखने की भी जरूरत, मतलब आपको एकदम रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एमसीक्यू दूंगी, आई एम वेरी श्योर यू कैन solve all those MCQs as well. Now let's see hedge. हेज का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके इंटर एग्जाम में बहुत आएंगे, फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे से इस पे क्वेश्चंस आएंगे।
हेज का मतलब क्या होता है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं आपको एक बहुत ही आपको टेक्निकल एग्जांपल लगेगा, लेकिन ये आपको आगे हेल्प करेगा, तो मैं अभी समझा रही हूँ आपको। सपोज फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेडर हो। क्या हो, आप एक ट्रेडर हो, आप इंपोर्ट करते हो, आप आई मीन एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो टू यूएस, ठीक है ना, आप यूएस में माल बेचते हो। तो आपने क्या किया, ₹1 लाख का आपने माल बेचा, ठीक है। बेसिकली कितने रुपीज हो गए, रुपीज नहीं, डॉलर कर लो उसको, $1 लाख का माल बेचा, ठीक है ना। लेकिन ये कब पेमेंट होगा, पेमेंट होगा आपका आफ्टर, पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है ना, 2 मंथ्स के बाद पेमेंट होगा। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है, आपको पता है कि कहीं ना कहीं डॉलर की वैल्यू गिरेगी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब डॉलर की वैल्यू आए, सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, $1 अगर आप एक्सचेंज करवाते हो तो आपको कितना मिल रहा है, 72 रुपीज मिल रहा है ना, 72 रुपीज अभी। लेकिन हो सकता है 2 मंथ्स के बाद अगर आप $1 एक्सचेंज करवाए तो आपको सिर्फ 65 रुपीज मिले, हो सकता है ना ऐसा कि डॉलर का वैल्यू अप्रिशिएट हो जाए और आपको सिर्फ 65 रुपीज मिले, डिप्रिशिएट हो जाए और आपको सिर्फ 65 रुपीज मिले, हो सकता है ना। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस डर से कि अरे अगर डॉलर का वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया तो मैं तो गया, मेरी कमाई तो 72 रुपीज के हिसाब से होनी थी। लेकिन अगर 2 महीने बाद जब मुझे पैसे मिलेंगे, अगर मैं एक्सचेंज करवाने जाऊंगा, एक्सचेंज करवाने में नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आपने क्या उपाय सोचा, आपने सोचा क्यों ना हेज कर लूं, क्यों ना हेज कर लूं। तो आप बैंक के पास जाते हो और बैंक को कहते हो कि देखो भाई साहब, 2 मंथ्स बाद मेरे को पेमेंट आएगा, कितना डॉलर्स का, $1 लाख का, ठीक है ना। उसको मैं आज ही बेचना चाहता हूं, मतलब कि अग्रीमेंट टू सेल करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं, अग्रीमेंट टू सेल। तो जब आपने अग्रीमेंट टू सेल कर दिया तो रेट कौन सा लिया जाएगा, रेट आपका लिया जाएगा ₹72। मतलब आप आज के दिन ही 2 महीने बाद का अग्रीमेंट कर चुके हो, तो अब आपको रिस्क नहीं है। अगर आपके डॉलर की वैल्यू डेप्रिशिएट भी हो जाती है तो आपको रिस्क नहीं है कि मुझे 72 मिलेंगे या 65 मिलेंगे। तो इस केस में क्या हो जाता है, आपने इसको फिक्स कर लिया, आपने इसको फिक्स कर लिया और अब आपका कोई भी, अब क्या हो जाएगा, अब देयर इज नो रिस्क। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अब आपको कोई चीज का भी रिस्क नहीं है, नो रिस्क ना, कोई रिस्क नहीं है। तो इसी को कहते हैं हेज करना। जब आप अपने रिस्क को बचते हैं, रिस्क होने से आप अपने आप को बचा लेते हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम हेज करना कहते हैं। तो देखो प्लीज, स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी जिससे आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इजी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द इकोनॉमी और सिक्योरिटी मार्केट। वेरी सिंपल, जैसे आपके कंटेंट्स होते हैं, बुक में कंटेंट्स होते हैं कि बुक स्टार्ट होने से पहले ही आपको पता है कि क्या क्या चीज है, वैसे ही सिक्योरिटी मार्केट का भी एक तरीके से इंडेक्स होता है जहां पे सारे मेजरमेंट्स लिखे होते हैं, मेजरमेंट्स लिखे होते हैं ऑफ इकोनॉमी और सिक्योरिटी। अब आप बोलोगे मैम कैसा मेजरमेंट, जैसे इकोनॉमी कैसा कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, कौन सी चीज में, जैसे जीडीपी वगैरह, कौन सी चीजों में बढ़त हुई है, कौन सी चीजों में आपका डेप्रिशिएशन हुआ है, इस तरीके का सारा वैल्यूज, स्टैटिस्टिक्स एक तरीके से, स्टैटिस्टिक्स एक तरीके से उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। तो इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ चेंज, एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है ऑफ चेंज, ठीक है ना, समझ में आया। लेट्स मूव फर्दर नाउ। इनिशियल पब्लिक ऑफर, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा आपको काम आएगा। अब होता क्या है, सुनना, आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट बट नॉर्मल रेट पे जा रही हूँ। चलो अब यहां देखो, होता क्या है, एक कंपनी को, एक कंपनी है, उसको क्या करना है, लिस्ट करना है अपने शेयर्स को, लिस्ट करना है अपने शेयर्स को, कहां पे, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना है, राइट। तो उसने क्या किया, अब वो लिस्ट करेगा, तो जब वो फर्स्ट टाइम लिस्ट करता है अपने आप को, वेरी फर्स्ट टाइम जब वो अपने आप को लिस्ट करता है, तो वो उसका प्राइस, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी नई कंपनी है, मेरी शेयर की वैल्यू सपोज मैंने स्टार्ट किया ₹10 से, ठीक है ना। अब नई कंपनी है
तो मैं फर्स्ट टाइम इशू करूंगी तो एक इशू प्राइस रखूंगी, मैं इशू प्राइस रखूंगी, और हो सकता है कि ये धीरे धीरे मार्केट वैल्यू में चेंजेस आए, बढ़े, जैसे जैसा मेरा कंपनी परफॉर्म करेगा वैसे वैसे मेरा मार्केट वैल्यू बढ़ते जाएगा। 10 से हो सकता है 200 में पहुंच जाए, राइट, 10 से हो सकता है 200 में पहुंच जाए। तो जब कंपनी अपना फर्स्ट शेयर्स इशू करती है जनरल पब्लिक को, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो अपने आप को लिस्ट करवाती है और जनरल पब्लिक को फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है, उसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब क्या हो गया, एक तरीके से ये हो गया आपका आईपीओस। क्या बोलते हैं इसको, आईपीओस बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या एकदम एकदम अच्छे से समझ में आया? लेट्स मूव फर्दर। नाउ लिमिट ऑर्डर। नाउ लिमिट ऑर्डर क्या होता है, प्लीज देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। लिमिट ऑर्डर का मतलब, अब जब आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, शेयर मार्केट में आप जब ट्रेड करते हो, ठीक है ना, सपोज एक शेयर है, शेयर की वैल्यू 50 है, आपको पता है कि ये थोड़ा सा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 55-60 तक बढ़ेगा। तो आपने क्या किया, लेकिन आप इतने बिजी रहते हो कि आपको पता नहीं कि कब बढ़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ये 55 आएगा, लेकिन तुरंत ही द नेक्स्ट मोमेंट शायद ये डाउन भी हो जाए, शायद ये 55 से 53 भी आ जाए, हो सकता है ना, 52 भी आ जाए। तो आप लेकिन बार बार चेक नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, अपने ऐप में या अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्या किया, एक लिमिट लगा दिया। लिमिट लगा दिया मतलब आपने वहां पे लिमिट लगाया ऑफ 55। मतलब क्या, आपने ये रुपीस डाले और आपने बोला अपने आप, ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा, आपने 55 का लिमिट लगाया और जैसे ही आपका शेयर प्राइस, जैसे ही आपका शेयर प्राइस 55 टच करेगा ना, ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर, जहां पे आप परचेज के लिए भी सेम कर सकते हो। जैसे आपको पता है 52 है, 52 से ये अब जाएगा 48 में, तो आपने क्या किया, लिमिट टू बाय कर दिया, लिमिट टू बाय। तो मतलब कि जैसे ही आपका 48 आएगा ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका बाय हो जाएगा। समझ में आया? तो ये आपका सिस्टम होता है, आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो एन ऑर्डर टू बाय और सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस, एट अ स्पेसिफिक प्राइस। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। लिक्विडेशन, वेरी इजी, आपको ऑलरेडी पता है लिक्विडेशन का मतलब, जब भी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो आप क्या करते हो, सारे एसेट्स को बेचते हो और जितना भी लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ करते हो। तो एसेट्स आर सोल्ड ऑफ एज अ पीस मील रादर देन एज एन ऑपरेटिंग एंटिटी। मतलब क्या हुआ, एज अ पीस मील का मतलब क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा फर्नीचर का दुकान है, तो मैं क्या कर रही हूँ, हर महीने कुछ ना कुछ एसेट्स बेच रही हूँ, मतलब हर महीने मैं अपना फर्नीचर बेच रही हूँ, लेकिन वो तो मेरा ऑपरेटिंग है ना, वो तो मेरा ऑपरेशन है ना। अगर मैं हर महीने बेच रही हूँ तो वो तो मेरा ट्रेडिंग है ना, राइट। उसको क्या हम लिक्विडेशन कहेंगे? नहीं। पीस मील का मतलब होता है एट अ गो, एट अ गो, ऑल एट वंस, ऑल एट वंस, एक साथ पूरा का पूरा आप बेच के खत्म करते हो। तो all the assets are sold off as a piecemeal rather than an operating entity. तो उसको हम कहते हैं liquidation. Clear? उसको हम कहते हैं liquidation. Let's move further now. What is market capitalization? Market capitalization का मतलब क्या हो गया, आज आपका शेयर का फेस वैल्यू है ₹10। कितना है? ₹10। ओके, नाउ शेयर का फेस वैल्यू है ₹10। अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे आपका 10 से 200 हो सकता है ना, 200 रुपीज हो सकता है ना। तो फेस वैल्यू तो आपका 10 ही रहेगा, लेकिन ये आपका हो जाएगा मार्केट वैल्यू, मतलब मार्केट में आपका कितना वैल्यू है। तो 200 रुपीज पर शेयर है, ये पर शेयर है, राइट। तो टोटल वर्थ ऑफ द कंपनी अगर निकालनी है, टोटल वेल्थ ऑफ द कंपनी अगर निकालनी है, तो क्या करोगे, टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू करोगे या नहीं करोगे। जितनी भी शेयर्स है आपके पास, सपोज आपने 10,000 शेयर्स इशू कर रखे हैं, इंटू 200 करोगे ना, तो आपकी कंपनी का वर्थ कितना हुआ, आपकी कंपनी का वर्थ हो गया आपका पूरा पूरा 20 लाख रुपए। क्लियर? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है वेल्थ ऑफ द कंपनी। क्या होता है? वेल्थ ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास कितनी वेल्थ है, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, लेट्स मूव फर्दर। नाउ पोर्टफोलियो क्या होता है, वेरी इजी। पोर्टफोलियो का मतलब
राइट, इट इंक्लूड्स, देखो यहाँ पे, इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एट डिफरेंट कंपनीज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर सपोज आप इंफोसिस में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना, और फिर आप विप्रो में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, फिर आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो, टीसीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारे आईटी फर्म्स है। कौन से फर्म्स है? आईटी फर्म्स। आपने क्या किया, एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, ओनली वन सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया। अगर सपोज बाय चांस आईटी सेक्टर आपका डाउन जाता है, तो तीनों का शेयर डाउन गया आपका, आपका तो हैवी लॉस हो जाएगा, हैवी लॉस हो जाएगा, होगा क्या? नहीं होगा? अगर आईटी सेक्टर आपका डाउन चला गया तो क्या करते हैं हम? वी शुड इन्वेस्ट on in shares from different sectors, मतलब कि आईटी फर्म्स ही नहीं, क्यों ना हम मोबाइल सेक्टर में जाते हैं, क्यों ना हम आपके क्लोथ सेक्टर में जाते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में जाते हैं, क्यों ना हम फूड सेक्टर में जाते हैं। इस तरीके से का अलग अलग सेक्टर्स में जाओगे, सारे सेक्टर्स एक साथ तो नहीं गिर सकते, वरना ठप हो जाएगा ये पूरा इकोनॉमी। तो सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो, उसी को, पूरा ग्रुप को हम कहते हैं पोर्टफोलियो। इसमें क्या होता है? हर तरीके का सिक्योरिटीज होता है, एक तरीके से सारे सिक्योरिटीज का मेल मिलाप होता है, ठीक है ना। नाउ प्राइस अर्निंग रेशियो, जल्दी से देखो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है। प्राइस अर्निंग रेशियो समझने के लिए प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जब आप शेयर लेते हो, शेयर आपने खरीदा, ठीक है, ₹10 पे, आपको, आप क्या बन गए? आप शेयर होल्डर बन गए। क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, राइट। डिविडेंड माने की अर्निंग, राइट। अब ये जो ₹10 है, ये ग्रो होते रहेगा, ग्रो होते रहेगा, राइट, इवेंचुअली ग्रो होगा, ग्रो होके इसका एक मार्केट प्राइस बनेगा, बनेगा ना मार्केट प्राइस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक कंपनी है, कंपनी अपनी डिविडेंड कैसे देती है? कंपनी है जो डिविडेंड है वो कैसे देती है? कैसे देती है? कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, इस प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस को माइनस करती है, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके जो बच जाता है, जो बच जाता है उसको फिर वो क्या करती है? डिवाइड करती है नंबर ऑफ शेयर्स से, नंबर ऑफ शेयर्स से वो डिवाइड करती है, राइट, नंबर ऑफ शेयर्स से वो डिवाइड करती है। है ना, नंबर ऑफ शेयर से वो डिवाइड करती है। अब डिवाइड करने के बाद आ गया ना आपका टोटल प्रॉफिट, टोटल अर्निंग्स जो था आपका, टोटल अर्निंग्स जो था, अगर आप उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो तो क्या आ जाएगा आपका? अर्निंग। क्या आ जाएगा आपका? अर्निंग पर शेयर आ गया, आ गया ना। मतलब एक शेयर में आपने कितना कमाया, एक शेयर में अगर आपके पास दो है, सपोज एक शेयर में आप कमाते हो ₹10, तो 2 शेयर में कितना कमाओगे? ₹20। इस तरीके से आपका अर्निंग पर शेयर आ जाता है। क्लियर? नाउ आगे क्या होता है सुनना। अब मैंने आपको बोला पीई रेशियो देखने के लिए, क्या बोला? पीई रेशियो। तो पीई रेशियो क्या होता है कि जो आपका पीई रेशियो क्या होता है कि आपका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस है सपोज ₹200 पर शेयर, पर शेयर, ठीक है ना, उस पे आपका ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, मतलब अगर आपका मार्केट प्राइस 200 है तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 10। मतलब ये ₹10 का शेयर, ₹10 का अर्निंग में आपका पीई रेशियो, मार्केट का पीई रेशियो क्या है? ₹20। तो ये वाला चीज देख के जनरली सब कोई क्या करते हैं? दे ट्राई टू इन्वेस्ट। मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इस वाले रेशियो को देखते हैं कि अगर आपका पीई रेशियो अच्छा है तो हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका पीई रेशियो खराब है तो हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो पीई रेशियो बेसिकली देखा जाता है मार्केट प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर अर्निंग पर शेयर। क्लियर हुआ ना? तो पीई रेशियो क्या होता है? तो आपने जब शेयर खरीदा था तो आप एक तरीके से शेयर होल्डर बन गए थे, डिविडेंड मिलता था आपको। वो अर्निंग्स कैसे होती थी? आप प्रॉफिट में से आप नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करते थे, तो हर इंसान को जो जो एक एक शेयर होल्ड करता है उसको ₹10 दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो ₹10 का शेयर है, इसका मार्केट वैल्यू में क्या मार्केट वैल्यू है? तो देखो मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो वो हो गया आपका पीई रेशियो। अगर पीई रेशियो अच्छा है तो यू इन्वेस्ट इन दैट शेयर, यू बाय दैट शेयर। अगर वो खराब है तो यू डू नॉट बाय दैट शेयर। क्लियर? इजी? आई होप आपको ये समझ में आया व्हाट इज अ पीई रेशियो। लेट्स मूव फर्दर नाउ, आगे मूव करते हैं। थिन मार्केट। नाउ व्हाट इज अ थिन मार्केट? बहुत ही बेकार मार्केट होता है एक तरीके से। आई डोंट नो व्हाई दिस इवन एग्जिस्ट्स।
मार्केट विथ लो नंबर ऑफ बिड्स, बिड्स मतलब सेल्स, टू बाय मतलब कि बिड्स मतलब कि एक तरीके से कोई बेचेगा तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए ना, कोई बेचेगा, ऑफर टू परचेज लिखो यहाँ पे, ऑफर टू परचेज लिखो वरना आपको समझ, ऑफर टू परचेज, ठीक है ना। बहुत ही लो अमाउंट्स ऑफ बिड्स होता है टू बाय एंड सेल सिंस ट्रांजैक्शंस आर लो, प्राइसेस आर वोलाटाइल, ट्रांजैक्शंस ही बहुत कम होते हैं, मतलब एक मार्केट होती है जहां पे आपका ज्यादा से ज्यादा कोई खरीदता ही नहीं है, अगर कोई खरीदेगा ही नहीं, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका 10 रुपीज है, 10 रुपीज में सब कोई परचेज कर रहा है, बाय कर रहा है, वो 10 से 9 आया, 10 से 8 आया, 8 से 7 आया, 6 आया, कोई खरीदने को रेडी नहीं है, नो वन इज रेडी टू, मतलब कोई सब कोई बाय कर रहे हैं, एवरी वन इज बाइंग, एवरीवन इज बाइंग, बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, कोई सेल ही नहीं कर रहा। फिर कभी कभी क्या होगा, एवरीवन विल सेल सेल सेल, लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका बहुत लो नंबर होता है, जो भी अगर या तो परचेज वाले ज्यादा होंगे या तो सेल वाले ज्यादा होंगे, बहुत ही लो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, तो ऐसे मार्केट को हम थिन मार्केट कहते हैं, ये बहुत बेकार मार्केट होता है, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, यील्ड, यील्ड का मतलब आपको पता है रिटर्न, यील्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न होता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज डिविडेंड बाय करंट मार्केट प्राइस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बच्चा, ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब अगर सपोज आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, अगर सपोज आपने ₹1 इन्वेस्ट किया है, तो 1 रुपी में आपका हाउ मच अर्निंग, हाउ मच अर्निंग, कितना अर्निंग हो रहा है आपका, हाउ मच यू आर अर्निंग, राइट। तो वैसे ही आपका मार्केट प्राइस, मार्केट डिविडेंड, आपको जो डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड आपकी अर्निंग हो गई, राइट, लेकिन आपका मार्केट प्राइस में, इस मार्केट प्राइस में आपकी अर्निंग इतनी होती है, तो इज इट गुड और इज इट बैड। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने ₹100 इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके आपको डिविडेंड मिलता है फॉर एग्जाम्पल ₹10, ठीक है ना, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ बताना, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, राइट, तो डिविडेंड 10, 10 बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 कितना हुआ 10%, 10% ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मेरी बात समझ में आ गई, तो ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इजी क्लियर, तो इस तरीके को हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो लेट्स मूव फर्दर ना, वन साइडेड मार्केट, चलो वन साइडेड मार्केट, अभी मैंने थिन मार्केट समझाया था, कुछ उसी तरीके से होता है, लेकिन उसमें आपके कम होते हैं, इसमें क्या होता है, where the market has only potential buyers, ये भी पता नहीं क्यों एग्जिस्ट करता है, ओनली पोटेंशियल बायर्स और सेलर्स होते हैं, नॉट बोथ, या तो मतलब कि सिर्फ ओनली बायर होंगे, या तो सिर्फ बायर ही बायर होगा, या तो सिर्फ आपका सेलर ही सेलर होगा, ठीक है ना, दोनों नहीं होगा, तो ये आपका एकदम बेकार सा मार्केट है। नाउ लेट्स मूव विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है आपका कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, तो हम आज यहां तक ही कंप्लीट करेंगे, फिर मार्केट टर्मिनोलॉजी हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा हैवी है, प्लीज इसको अच्छे से ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कॉल ऑप्शन, राइट ऑफ द, अब देखो कॉल ऑप्शन क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, सुनना। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक शेयर है, ठीक है, शेयर का प्राइस नाउ ₹50 है, क्या है अभी आज का डेट क्या है, ₹50 है, ठीक है ना, आपको पता है फ्यूचर में ये क्या होगा, आफ्टर 1 मंथ, आपको ऐसा लगता है आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ यू थिंक इट विल इंक्रीज, यू थिंक इट विल इंक्रीज, ठीक है, 1 महीने बाद ये इंक्रीज होगा, तो आप क्या करते हो, आप ऑप्शन टू बाय करते हो, ऑप्शन टू बाय इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर करते हो, मतलब क्या हो गया, आपने बोला कि भाई साहब देखो रेट अब ₹50 है, मैं फ्यूचर में इसको खरीदूंगा, ऑप्शन दिया है आपने कि मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, मतलब मैं क्या करूंगा, ये वाला टर्म याद रखना, ऑप्शन, आपने खरीदने का वादा नहीं किया है, आपने सिर्फ एक ऑप्शन दिया है कि मैं फ्यूचर में खरीद सकता हूं, ठीक है ना, और मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना रहेगा, स्ट्राइक प्राइस मतलब कि जितना मेरा रुपीस वो 50 में, मैं 50 में ही खरीदूंगा, यही इसी दाम में मैं खरीदूंगा, इससे ज्यादा में नहीं, ठीक है ना। अब 1 मंथ के बाद, आफ्टर 1 मंथ हुआ क्या, आफ्टर 1 मंथ हुआ क्या, सुनना, आफ्टर 1 मंथ प्राइस इज
प्राइस कितना है, प्राइस अभी ₹60 है। आप जीत गए ना, मतलब एक तरीके से आपने जो अंदाजा लगाया था आप जीत गए। तो आप कितनी इजीली नाउ आप क्या करोगे, यू आर एक्सरसाइजिंग, आप अपना ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज द ऑप्शन। पहले आपने सिर्फ ऑप्शन दिया था, अब आप एग्जीक्यूट करोगे। आपने क्या बोला था, फ्यूचर में खरीदूंगा, जस्ट एन ऑप्शन। अब आप उस ऑप्शन को एक्चुअल में पूरा कर रहे हो, बिकॉज योर प्राइस, एक्चुअल प्राइस इज नाउ 60। तो आपने क्या किया, आपने बाय किया, बाय एट 50 एंड सोल्ड फॉर 60, क्योंकि उस समय मार्केट प्राइस 60 चल रहा था, उस समय मार्केट प्राइस 60 है, तो आपका गेन हुआ ना, यू गेन कितना, यू गेन ₹10। मेरी बात समझ में आ गई। तो इसको हम कहते हैं कॉल ऑप्शन। क्या कहते हैं, कॉल ऑप्शन। राइट ऑफ एन इन्वेस्टर बट नॉट ऑब्लिगेटेड टू बाय, मतलब कि एक तरीके से ओनली द ऑप्शन, ओनली ऑप्शन देते हो आप और राइट ऑब्लिगेटेड नहीं हो टू ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक एट स्पेसिफाइड प्राइस। यहाँ पे स्पेसिफाइड प्राइस क्या था, ₹50, विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड क्या था, 1 मंथ। मेरी बात समझ में आ गई। अब आपका क्वेश्चन होगा, मैम अगर सपोज ये प्राइस फ्यूचर में डिक्रीज हो जाए, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका फ्यूचर में डिक्रीज हो जाए, तो देखो इसके लिए भी समझा रही हूं। नाउ सपोज फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 1 मंथ प्राइस क्या हो गया, ₹40। आपने क्या बोला था, 50। तो क्या आप खरीदोगे, क्या आप बेवकूफ हो, नहीं। तो यू विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। आप ये ऑप्शन अब एक्सरसाइज नहीं करोगे, खत्म हो गई बात। यू विल नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, दैट्स इट। मेरी बात समझ में आ गई, इजी। तो अब आप ये ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो यहां पे देखो, इसको हम बोलते हैं, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए ना, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ मनी। क्या बोलते हैं, आउट ऑफ मनी। मतलब क्या, आपका स्ट्राइक प्राइस कितना था, स्ट्राइक प्राइस आपका क्या था, 50 था। 50 के नीचे है ना, ये 50 के नीचे है, तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो इस ऐसे सिचुएशन को हम आउट ऑफ मनी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका लॉस कुछ नहीं होता, गेन भी कुछ नहीं होता, लेकिन आपको एक पैसा तो देना ही पड़ता है। मतलब आपको कॉल ऑप्शन खरीदने का एक कुछ अमाउंट देना पड़ता है, हर चीज का आजकल वैल्यू है। तो आप जो कॉल ऑप्शन का करते हो ना, उसके लिए आपको एक तरीके से थोड़ा सा मार्जिन मनी देना पड़ता है, एक नॉमिनल अमाउंट देना पड़ता है, बस यही अमाउंट लगता है, इसके अलावा कोई और पैसा नहीं लगता। कोई नो लॉस नो प्रॉफिट रहता है, सिर्फ यही अमाउंट आपको एक पेमेंट करना पड़ता है। क्लियर, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट देखो, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन भी सेम है, पुट ऑप्शन भी एग्जैक्टली आपका सेम है। क्या है, यहां देखना प्लीज। इसमें क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर है, शेयर का प्राइस है अभी ₹50, ठीक है। आपको पता है, यू थिंक कि इन द फ्यूचर प्राइस विल डिक्रीज। आपको पता है फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, पुट ऑप्शन परचेज करते हो। पुट ऑप्शन मतलब कि एक ऑप्शन परचेज करते हो, दैट इज योर ऑप्शन टू सेल, ऑप्शन टू सेल इन फ्यूचर, ठीक है ना। आपने ये परचेज कर लिया। अब होता क्या है, देखो आफ्टर 1 मंथ आपका प्राइस कितना है, नाउ योर प्राइस इज ₹30, ठीक है ना। आप जीत गए, आपने बोला था प्राइस कम हो जाएगी, तो लेकिन आप क्या करते हो, यू सेल इट फॉर ₹50 ओनली। आप 50 में ही बेचोगे, आप उसको 30 में नहीं बेचोगे। तो आपकी गेन कितनी हुई, गेन कितना हुआ, ₹20 का गेन हुआ ना, हो गया ना, क्योंकि 30 में नहीं बेचा आपने, आपने कितने में बेचा, 50 में। आपने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज्ड द पुट ऑप्शन। समझ में आया, आपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज किया और गेन किया। अगर यही आपका अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल प्राइस होता, प्राइस आफ्टर 1 मंथ अगर आपका कितना होता, अगर आपका होता फॉर एग्जाम्पल ₹60, तो क्या आप पुट ऑप्शन लेते, क्या आप पुट ऑप्शन लेते, पुट ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज्ड। आप ऐसे ही ना क्यों ना बेच दोगे, आप एक्सरसाइज क्यों करोगे, पुट ऑप्शन नॉट एक्सरसाइज्ड, क्योंकि ये 60 में है, आप क्यों ₹50 में बेचोगे, क्यों अपना नुकसान करवाओगे। समझ में आया। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक मार्जिन मनी देना पड़ता है और ज्यादा कुछ नहीं। इसको भी हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ मनी कहते हैं,
आउट ऑफ मनी कहते हैं। क्लियर क्लियर। तो पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन समझ में आया। इसका फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है आपका इंटर और फाइनल्स में। नाउ स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? प्राइस एट विच होल्डर कैन बाय कॉल और सेल पुट। जैसे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ₹50 था ना, जिसपे आप डिसाइड करते हो, जो प्राइस पे आप डिसाइड करते हो, एक्सरसाइज प्राइस होता है वो। आउट ऑफ मनी फॉर कॉल इट मींस स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, फॉर पुट इट मींस इट इज अबव द स्ट्राइक प्राइस। जैसे इस यहाँ पे हमारा क्या था? बिलो द स्ट्राइक प्राइस हमने क्या किया था? बिलो द आपने 50 में डिसाइड किया था, राइट? और आपका कितना है? 40। ठीक है ना? यहाँ पे कितना था? 40 था और यहाँ पे हमारा कितना था? ₹60 था, राइट? हाँ, समझ में आ गया। आउट ऑफ मनी का मतलब 4। तो यही हम एंड करते हैं आज की क्लास। आपको काफी सारे टर्म्स मैंने समझा दिए हैं, थोड़े से और टर्म्स बचे हैं, ज्यादा नहीं बचे, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो भी मैंने समझाया है। ठीक है, ये हो गया आपका ₹60। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया। अभी तक मैंने जितना भी आपको समझाया, थोड़ा और बचा है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन टाइम आपका अभी तक का ही था, जो शेयर्स वगैरह थे वही मेन समझने थे। बाकी आपने अच्छे से समझा है। आई होप इट हेल्प्स यू अ लॉट। और ये नोट्स मेरे ये नोट्स सारे अवेलेबल है इन द चैनल बिलो। डिस्क्रिप्शन में जो चैनल दिया है वहां अवेलेबल है। आप वहां जाके ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू ऑल हैड अ नाइस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय क्लास। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास, प्लीज गिव अ थम्स अप। एक थम्स अप दे दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले टू कंटिन्यू विद दीज क्लासेस। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी यू सून।